Hello students, this is your SST class and welcome in my class. ओके आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ द वर्ल्ड इकनॉमी टेक शेप कि किस तरह से वर्ल्ड इकनॉमी ने शेप लिया। अब यहाँ पर हम अगर बात करें आइडिया अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, तो रीज़न यहाँ पर क्या है कि अगर कहा दिया है कि केवल हमारी इकनॉमी सेल्फ सफिशिएंट है, केवल हम फूड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और फूड पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि मतलब हमें किसी और से फूड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो क्या हम इकोनॉमिक डेवलप्ड कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल अपने लिए ही चीज़ें प्रोड्यूस कर लेना और उसे यूज़ कर लेने से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए होता है? इंडस्ट्रीज़ चाहिए होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हों और उन्हें खुद यूज़ करने के अलावा उन्हें सेल किया जाए। जब उन्हें सेल किया जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इस तरह से सेल्फ सफिशिएंटी जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो गुड नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वहाँ पे कैसे क्या हुआ, ये आपको मैं समझाने जा रही हूँ कि ब्रिटेन में दो तरह के लोग थे, जैसे एग्रिलिस्ट थे, एग्रीकल्चर करने वाले, और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फैक्ट्रीज ओनर या जो मैन्युफैक्चरिंग कराते थे सामान की। तो उनमें से जब एग्रिलिस्ट को यानी कि एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स को ये लगा कि हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वही चीज़ बाहर से भी मंगाई जा रही है, जिससे हमें लॉस हो रहा है और हमारा जो कंपटीशन है वो बाहर की चीज़ों के साथ बढ़ रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि वो कॉर्न लॉ लगा दे। कॉर्न लॉ जैसे कि कॉर्न पर मतलब यानी कि किसी भी तरह के ग्रेन्स पर जो था वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे। ये कॉर्न लॉ एक तरह से रिस्ट्रिक्शन था जिसे ब्रिटेन में लगाया गया था। वो फार्मर्स के प्रेशर करने पर गवर्नमेंट ने लगा दिया था, जिससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग थे वो जो प्रोड्यूस करते थे वो उसे अपने वहाँ और बाहर भेजकर उसको कंज्यूम करते थे या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि खाली जो फार्मर्स थे उनको फ़ायदा हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब जब इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने फिर से गवर्नमेंट पे को प्रेशराइज़ किया कि आपने एग्रीकल्चर पे तो ध्यान दिया लेकिन आपने इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान नहीं दिया, और अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं ग्रोथ करेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से होगी। तो बाद में फिर गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ख़राब हो रही, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो उन्होंने ये कॉर्न लॉ हटा दिया था। इस कॉर्न लॉ के हटा देने से इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होने लगा क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होकर बाहर जाने लगे और बाहर के यहाँ आने लगे। तो यहाँ पर नुकसान कब हो गया? फार्मर्स को नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि जो उनके पास जो अपना जो वो ग्रेन्स बेचते थे उसमें कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन जब बाहर से भी ग्रेन्स आने लगे तो उसको उनके लिए एक तरह का कंपटीट हो गया, मतलब कंपटीशन हो गया यहाँ पर उनके लिए, और उनको इस चीज़ को निपटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, उस जगह को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन छोड़कर लोग कहीं और जाएं जहाँ पे उन्हें काम मिल सके। और इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या फ़ायदा हुआ? कंजप्शन जो बढ़ा उससे ब्रिटेन जो था वो धीरे धीरे डेवलप करने लगा। इस तरह से जो पूरी इकनॉमी थी ब्रिटेन की वो ग्रोथ करने लगी। एज द डिमांड फॉर फूड वॉज इंक्रीज्ड इट हैड मल्टी डायमेंशन इम्पैक्ट ऑन इकनॉमी। जब ज़्यादा फूड की मांग हुई तो मल्टी डायमेंशन इम्पैक्ट पड़ा इकनॉमी पर और बहुत ज़्यादा इकनॉमिक ग्रोथ हुई। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जब एग्रीकल्चर लैंड बढ़ेगा तो ये जो ब्रिटेन के लोग थे, यूरोप के लोग थे, वो कहाँ माइग्रेट करने लगे? अमेरिका माइग्रेट करने लगे। वो अमेरिका की तरफ जाने लगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो हम वहाँ से प्रोडक्शन करेंगे और फिर वापस यहीं यूरोप में लाकर उसको बेचेंगे। तो इस तरह से जो एक्सपेंशन था एग्रीकल्चर लैंड का वो स्पेंड किया
और उसके अलावा माइग्रेशन जो लोगों का हो रहा था वो माइग्रेट किया और कामों के लिए। अब जब एक जगह से दूसरी जगह सामान आएगा तो रेलवेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। लोग जगह अपना घर छोड़कर आएंगे तो हवा में खुले में तो रहेंगे नहीं, तो वो लोगों ने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन शुरू किया रहने के लिए या आने जाने के लिए, रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बढ़ गई। अब इस इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम इंडिया के इसमें देखें तो इंडिया में क्या हुआ था, तो यहाँ पे इंडिया को हम वो कर ले, नेटवर्क ऑफ इरिगेशन वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने भी देखा कि जब वर्ल्ड मार्केट में इतनी ज़्यादा फूड की डिमांड है तो उन्होंने इंडिया के जो एग्रीगेशन था उसको भी बढ़ाने के लिए, उसको भी जैसे जगह जगह कैनाल्स वगैरह या वेल वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह, इनकी सुविधाएं, नेटवर्क इसका स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करने लगे। सेमी एरिड एरियाज़ टू फर्टाइल लैंड, जिसमें जो सेमी एरिड एरियाज़ थे जहाँ पर बहुत कम हो पाती थी खेती, उनको भी फर्टाइल लैंड में चेंज करने की कोशिश की जाने लगी, क्योंकि जहाँ पानी नहीं होता था तो ज़मीन जो होती थी बंजर हो जाती थी। उस बंजर ज़मीन पे जब पानी मिला तो आसानी से वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाने लगा। वीट एंड कॉटन वॉज ग्रोन, और बहुत ज़्यादा संख्या में वीट और कॉटन जो है वो ग्रोन किए जाने लगे, जो उनके लिए ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदेमंद थे, क्योंकि वो इंडिया उनकी कॉलोनी थी तो उसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलने वाला था। कॉटन की जो था वो वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और ब्रिटेन उससे बहुत कुछ कमाना चाहता था। कैनाल कॉलोनीज़ इन पंजाब वर डेवलप्ड, और पंजाब का एरिया जो था वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल था, इसलिए ये जो कैनाल कॉलोनीज़ थी वो पंजाब में ज़्यादा डेवलप की गई, क्योंकि पंजाब जो है वो वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा संख्या में और जो प्रोड्यूस होता है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, इसलिए वहाँ पर कैनाल कॉलोनीज़ डेवलप की गई। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इस इकोनॉमिक ग्रोथ में टेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने भी तो कुछ किया होगा, जिससे आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी जब आती है तो कुछ लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन मेकिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल वर्ल्ड, जिसे हम कहेंगे इन्वेंशन ट्रांसफर्ड वर्ल्ड। पूरे मतलब कहीं पर भी अगर इन्वेंशन होता है तो वो पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफ़र होने लगता है। अब जैसे टेक्नोलॉजीज़ का अगर इन्वेंशन हुआ तो ये नहीं कि अगर अमेरिका में हुआ है तो उसका यूरोप फ़ायदा नहीं उठा सकता, या यूरोप में हुआ है तो उसका अफ्रीका फ़ायदा नहीं उठा सकता, अमेरिका फ़ायदा नहीं उठा सकता, ऐसा नहीं होता है। जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनका एडवांटेज हर एक कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को मिलता है, और क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड को फ़ायदा होना होता है इसलिए सब शेयर भी करते हैं इन एडवांटेजेस को। कॉलोनिज्म स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लें कि जो टेक्नोलॉजी थी वो जब ग्रोथ की तो किस तरह से उसने ग्रोथ की। हम यहाँ पे अमेरिका का एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अमेरिका में पहले जो मीट भेजा जाता था यूरोप में, वो कैसे भेजा जाता था, वो सीधे पहले वो ऐसे भेज दिया जाता था कि जानवरों को भेज दिया जाए। तो जानवर जब कोई भी कैटल्स जब सफ़र करती हैं, कोई भी जैसे इंसान भी अगर मान लीजिए सफ़र करता है तो उसको वो बीमार हो जाता है या किसी तरह से उसको परेशानी होने लगती है। तो यही चीज़ कैटल्स के साथ भी थी कि जब बहुत ज़्यादा संख्या में जानवरों को अमेरिका से यूरोप भेजा जाता था तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे, और जब स्पेस लेते थे तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती थी, प्लस इसके अलावा बहुत सारे जो कैटल्स थे वो इस सफ़र में मर जाते थे, तो काफ़ी नुकसान होता था। तो ये पहले का टाइम था जो मैंने आपको बताया कि पहले इस तरह से ट्रेड होता था तो काफ़ी नुकसान होता था। जबकि जब टेक्नोलॉजी ने रेफ्रिजरेटर शिप्स इंट्रोड्यूस किए तो उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उनसे क्या फ़ायदा हुआ, जो पहले सीधे कैटल्स को भेज दिया जाता था जिससे वो मर जाते थे या ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती थी या उनकी जो वेट था वो कम हो जाता था, इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिल गया। अब सीधे अमेरिका से कटा हुआ मीट ही भेजा जाने लगा रेफ्रिजरेटर शिप्स के द्वारा, जिससे वो जगह कम लेते थे, उनके वेट कम होने की चांसेस नहीं रहते थे, कैटल्स के मरने की कोई संभावना नहीं रहती थी, मतलब मीट तो
वो तो मीट बन चुका है, इसलिए कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस इन्वेंशन के बाद ये फ़ायदा हुआ ट्रेड को कि अब ये एडवांटेज हो गया कि इस तरह से अगर भेजा जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल यहाँ पर दिया, जिसकी वजह से जो ट्रेड था वो और ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ और वर्ल्ड इकनॉमी जो थी वो बहुत ही अच्छे से अपना इम्पैक्ट बनाने में, अपना शेप बनाने में कामयाब हो सकी वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इसके बाद हम लोग 19th सेंचुरी में जो कॉलोनाइजेशन हो रहा था उसमें किस तरह से वर्ल्ड इकनॉमी ग्रोथ कर रही थी या किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा था कॉलोनीज़ पे या उन पर रूल करने वाले कंट्रीज़ पर, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।